Hello everyone, welcome you all on your favorite channel RT Academy and this is your educator कोमल गुप्ता और मेरे साथ आप एंजॉय करने वाले हो केमिस्ट्री। इवन हम लोग पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 5th लेक्चर्स जिसमें हम लोग बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की, राइट। इसके पहले SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे SN1 रिएक्शन होती है, कैसे उसमें इन्वर्जन और रिटेंशन होता है, कैसे उसमें 50% इन्वर्जन, कैसे 50% रिटेंशन होता है, कौन से सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं, कौन से सोल्यूशन, कैसा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सोल्यूशन का और कैसा हमारा लीविंग ग्रुप होना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग डिटेल में कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में। तो अब 5th में बात करेंगे SN2 रिएक्शंस की। तो चलो देख लेते हैं कि SN2 क्या होता है। बहुत ही आसान है। अगर आप बच्चों ने SN1 ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप 4th लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन में जरूर पढ़ें। तो बेटा हम लोग जो SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो हमने SN1 और इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात की थी कि बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए मेरे पास हमारा क्या है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक। हम मान लेते हैं हमारा एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अगर मेरे पास है कोई सा तो वो क्या करेगा, बैक साइड अटैक करता है। आप बच्चों को याद हो तो मैंने एग्जांपल बताया था ये बच्चों वाले कि मान लो एक सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं और आपको बैठना है तो आप क्या करोगे, एक तो है कि एक अपनी जगह छोड़ दे तो आप बैठ जाओगे। SN1 में ऐसा हुआ था। SN2 में क्या है, SN2 में होता है बैक साइड अटैक, मतलब ये आके पहले यहाँ पर बैठ जाएगा और फिर ये क्या करेगा, पुश करता रहेगा और अल्टीमेटली ये तीसरा बाहर हो जाएगा। ऐसा कुछ हम लोगों ने बात किया था लेक्चर नंबर 4 में। तो अब बेटा ये बैक साइड अटैक करता है, इसका मतलब है कि अच्छा अगर मैं बात करूं लीविंग ग्रुप की, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता था SN1 में ये X हटता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पर X जुड़ा है। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अपना काम स्टार्ट करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, यहाँ पर आगे लगने की कोशिश करेगा और होगा क्या, एक आपको कुछ सेकेंड्स के लिए अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैच हो रहा है और अभी ये X हट नहीं पाया है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या है, ये है ट्रांजिशन स्टेट विच इज हाईली अनस्टेबल। अच्छा अनस्टेबल क्यों है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन को ध्यान से देखिए, क्या 5 वैलेंसी शो कर रहा है, एंड यू ऑल नो दैट कार्बन नेवर कैन शो पेंटावैलेंसी, वो हमेशा 4 वैलेंसी शो कर सकता है। यहाँ पर आपको कार्बन की 5 वैलेंसी शो होती हुई दिख रही है, विच इज हाईली अनस्टेबल स्टेट। इसलिए यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है, तुरंत इस X को रिमूव करता है और क्या बन जाता है, अभी तुम्हारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये फिर से टेट्रावैलेंसी हो गई। अब ये हमारा प्रोडक्ट मिला। अब जरा प्रोडक्ट को ध्यान से देखें। प्रोडक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे ये पता है कि जहां से हमारा लीविंग ग्रुप हट रहा है, लीविंग ग्रुप का मतलब हेलोजन एटम, जहां से हमारा हेलोजन एटम हट रहा है उसके जस्ट अपोजिट प्लेन पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ा है। इसका मतलब कि जब हम बात कर रहे थे SN1 की तो हमने 2 केसेस देखे थे। एक केस था जहां से हमारा लीविंग ग्रुप हटता है और उसी जगह पर अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाता है तो हम बोलते हैं कि उसने अपना कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर रखा है, रिटेंशन हम बोलते थे इफ कायरल कार्बन इज देयर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हें इन्वर्जन दिखेगा, मतलब जहां से हटा है उसके जस्ट अपोजिट। अगर मान लो ये बेटा एल्काइल हैलाइड तुम्हारा R कॉन्फ़िगरेशन कर रहा होगा तो अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के बाद ये कैसा हो गया होगा, S कॉन्फ़िगरेशन का हो गया होगा। या फिर लेकिन ये सब कुछ तभी है जब कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। अगर कायरल कार्बन नहीं तो किसी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात नहीं करते हैं। और इन्वर्जन रोटेशन तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, भाई रोटेशन है। इन्वर्जन क्या शो करता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या फिर लीवोरोटेटरी, डी फॉर्म या एल फॉर्म, आर फॉर्म या एस फॉर्म। तो ये सारी बातें कभी आती हैं जब हम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिले। और ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए बेटा क्या जरूरी है, एसिमेट्रिक सेंटर या फिर कायरल कार्बन।
तो अगर कायरल कार्बन है तो यहाँ पर ये अगर S रहा होगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये अभी R बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर 100% रिटेंशन नहीं, 100% इन्वर्जन हो रहा है, रिटेंशन के 0 चांसेस, क्योंकि हमेशा ये बैक साइड अटैक करता है, पीछे से आके यहाँ पर जुड़ रहा है। तो ये तो ओवरऑल है SN2 होता कैसे है। अब जरा हम बात करें SN2, बेटा SN2 का मतलब है पहली बात तो ये कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर, हम ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, ये कैसा है, बाई मॉलिक्यूलर। कंपेयर करते जाइए, जब हम SN1 की बात कर रहे थे तो SN1 कैसा था, यूनिमॉलिक्यूलर, SN1 यूनिमॉलिक्यूलर। और अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है बेटा, ये एग्जांपल सेकेंड ऑर्डर रखता है, मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करेंगे वो दो रिएजेंट या दो रिएक्टेंट मिलकर डिसाइड करेंगे। और दोनों रिएक्टेंट में एक तो हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड, यस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी रेट को डिसाइड करेगा, जबकि जब हमने SN1 पढ़ा था तो न्यूक्लियोफाइल रेट को डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो बेटा ये स्लोवेस्ट स्टेप है, ये इसका स्लोवेस्ट स्टेप है और ये इसका फास्ट स्टेप है। तुरंत क्या करता है, अनस्टेबल वाला X को रिमूव करता है, X माइनस को रिमूव करता है और एक स्टेबल यहाँ पर प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन। अब अगर हम रेट की बात करें बेटा, तो रेट आप कैसे दिखा सकते हैं, रेट हम दिखा सकते हैं कि रेट, नाउ रेट is totally depend on alkyl halide and also on nucleophile। तो यहाँ पर दो लोग मिलकर रेट को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए जो हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, अगर ऑर्डर नहीं आता है कैलकुलेशन कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ दिनों बाद हम लोग काइनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पर ऑर्डर निकालना आप लोग सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या होता है, हम कहते हैं सम ऑफ द पावर्स ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के एक्टिव मास का जो ये पावर होती है उनका सम होता है हमारा ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसलिए SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2 इसका पूरा नाम। तो बेटा यहाँ पर ये SN2, आगे चलते हैं कि SN2 किन फैक्टर्स के द्वारा फेवर किया जाता है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो SN2 को फेवर करते हैं, उनको स्ट्रेंथ देते हैं। देखिए बेटा ये क्या सारे वही पॉइंट हैं जो SN1 में आपने पढ़े थे, यस सारे के सारे वही पॉइंट हैं, लेकिन अभी हम SN2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्या, जैसे मैंने बोला कि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि जो हमने अल्काइल ग्रुप लिया है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। SN2 की बात करेंगे, फटाफट बताओ बच्चे कि SN2 में अल्काइल ग्रुप कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सही कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब कि वहां पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, इंटरमीडिएट, और यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं है। वहां इंटरमीडिएट क्या था, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप बेटा SN2 सबसे ज्यादा फेवर किया जाएगा जहां पर हिंड्रेंस कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, मतलब कि बल्कि ग्रुप जहां पर कम जुड़े हों। तो ऑफ कोर्स जब हम प्राइमरी RX की बात करेंगे तो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा फेवर करेंगे SN2 को, देन सेकेंडरी, और सबसे कम ऑफ कोर्स 3 डिग्री आप सभी को पता है कि SN1 के द्वारा फेवर किया जाता है। नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है हैलोजन एटम्स के बारे में, कि जो हैलोजन एटम्स हैं, आप अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हो तो हैलोजन एटम का लीविंग ग्रुप, बेटा लीविंग ग्रुप एबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है। लास्ट टर्म में मैंने ये डिस्कस किया था कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी साइजेस ऑफ हैलोजन एटम पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी, और वो आराम से निकल सकते हैं, कम एनर्जी लगा के उनको अलग किया जा सकता है। तो एक ये वाला जो फैक्टर है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, वो SN1 हो चाहे SN2 हो, सेम ऑर्डर रखता है। मतलब सबसे बड़ा RI, then RBr, then RCl and RF। ये ऑर्डर तुम्हें SN1 के भी पढ़ा है और SN2 में भी सेम ऑर्डर रहेगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप एबिलिटी सेम होगी। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, बेटा जब हमने बात की थी SN1 की, जरा फटाफट बताइए कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा। मैंने बोला था कि बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं आप सॉल्यूशन का वो कैसा होना चाहिए, वो डाइल्यूट होना चाहिए।
और यहाँ पर बेटा अगर SN2 की बात करेंगे तो हमें कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन लेना चाहिए। बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, याद करो मैंने एक नया नाम बताया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फॉर SN1। पोलर तो होना ही चाहिए, साथ में प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब कि वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बेटा। आप यहाँ पर लेस प्रोटिक या नॉन प्रोटिक ले सकते हैं। आप यहाँ पर नॉन पोलर या फिर लेस पोलर सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें नेचर ऑफ प्रोडक्ट की। अभी अभी आपने पाया कि यहाँ पर 100% इन्वर्जन हो रहा है। 100% इन्वर्जन का मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन टोटली चेंज हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड अगर कायरल है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये इन्वर्जन रिटेंशन तभी यूज करेंगे व्हेन कायरल कार्बन इज देयर। अगर कायरल कार्बन है तो एल्काइल हैलाइड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा SN2 के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, उसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा तो 100% इन्वर्जन, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये तभी पॉसिबल है इफ कायरल कार्बन इज देयर, इफ कार्बन इज कायरल। अच्छा बेटा, क्या अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या SN2 के दौरान थ्रू आउट द रिएक्शन क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो क्या आंसर करेंगे आप? आप आंसर करेंगे सिंपली कि नो मैम, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीअरेंजमेंट कहाँ होता है? जहां पर एज अ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन प्रेजेंट हो। और आपने तो देखा है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट जैसी कोई चीज नहीं, यहाँ पर थोड़े समय के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पर कार्बन आपको कैसा दिखता है? पेंटावैलेंट दिखता है। तो यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट। अगर कोई आपसे पूछे क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पर, क्या ज्यादा स्टेबल हम कंपाउंड बना सकते हैं, तो आप बोलोगे कि नहीं, रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला इंटरमीडिएट है दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं। तो दिस इज ऑल SN2 कोई भी पूछे आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि SN1 कहाँ पर यूज करेंगे। 3 डिग्री कार्बोकेटायन जहाँ पर बन रहा होगा SN1 जाएगा। 1 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड जहाँ होगा, जहाँ ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ हिंड्रेंस कम होगा, वहां पर SN2 को हम लोग लेंगे। आगे चलते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग हेलो एल्केन्स पढ़ रहे हैं तो हेलो एल्केन्स की कुछ और केमिकल रिएक्शन। हेलो एल्केन्स बेसिकली 2 तरह की रिएक्शन देता है। एक तो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा। दूसरा है एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो कुछ और केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करता है। तो पहली केमिकल रिएक्शन जो आपके सामने आई है दैट इज इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब कि आपको हेलो एल्केन से अल्कोहल को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर कई सारे बेटा एजेंट है। अगर NCERT देखेंगे तो 2-3 आपको ऐसे आपको एजेंट मिल जाएंगे जो आप लेते हैं कन्वर्जन में, जो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। बेसिकली यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अब अल्कोहल के प्रिपरेशन में देखते हैं क्या है। बेटा मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर CH3 CH2 एंड X की जगह कोई भी आप ले सकते हैं X, और तुम्हें क्या है, तुम्हें अल्कोहल में चेंज करना है। मतलब कि आपको बनाना है उतने ही कार्बन का अल्कोहल। जरा ध्यान से अगर सिर्फ इतनी रिएक्शन को देखें तो तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पर X इज रिप्लेस्ड बाय, X इज सब्स्टिट्यूटेड बाय OH न्यूक्लियोफाइल। OH न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड जो इसका आयन है उसने रिप्लेस किया है इस X को, और बेटा इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से एजेंट हो सकते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे? तो बेटा अगर मुझे अल्कोहल से, अगर मुझे RX से मतलब कि हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना है तो सबसे पहला एजेंट है दैट इज aqueous KOH।
या फिर तुम यहाँ पर एक्वस सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। और कौन से एजेंट हो सकते हैं बच्चे? अगर मैं एजेंट्स की बात करूं तो और कौन से एजेंट हो सकते हैं? आप ले सकते हो P2O5। P2O5 का मतलब, सॉरी जस्ट 1 मिनट, हाँ आप ले सकते हैं एक्वस KOH, आप ले सकते हैं एक्वस सोडियम का कार्बोनेट, और आप एक और एजेंट ले सकते हैं दैट इज मॉइस्ट Ag2O, सिल्वर का ऑक्साइड। ये सारे के सारे क्या करेंगे? OH न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेंगे। ये X यहाँ से रिप्लेस होगा और OH यहाँ पर आगे लगेगा और आपको उतने ही कार्बन का क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ पर बेटा दो तरह से हम लोग बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने बात की इस एक्वस KOH की, बहुत कंफ्यूजन होती है क्या? कभी कभी ये एक्वस KOH लिख के आता है, जैसे मान लो मेरे पास, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर या आगे मिलेगा, मान लो आपके पास CH3 CH2X है। क्या हम इस CH3 CH2X को एक बार रिएक्ट कराएं एक्वस KOH के साथ, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ दिखे कि अल्कोहलिक KOH, तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब एक्वस आएगा तो क्या करेंगे और जब अल्कोहलिक आएगा तो फिर क्या करेंगे। तो बेटा एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन कराता है, जैसा आपने देखा, मतलब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये क्या कराता है? ये सब्स्टिट्यूशन कराता है। वहीं जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो ये कराता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और मैं तुमसे कहूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने खुद कहा है कि RX जो है वो दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर सकता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। बेटा बेसिकली ये है क्या? ये एलिमिनेशन है, ये एलिमिनेशन। तो रिएजेंट देखो जरा, अगर मैंने एक्वस KOH लिया तो सब्स्टिट्यूशन मतलब मुझे मिलना है अल्कोहल, भाई सब्स्टिट्यूट करेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिल जाएगा अल्कोहल। लेकिन अगर बेटा मैंने यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लिया है एल्काइल हैलाइड के साथ, ये हमारा एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर हो रहा है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। पहले मतलब समझते हैं बेटा। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है, देखो डी का मतलब होता है हटाना, माइनस करना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का मतलब हैलोजन, जिनेशन का मतलब इनका एडिशन, मतलब HX मॉलिक्यूल को हटाना ही क्या कहलाता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाता है। एंड दिस इज अ बीटा एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन जहां से हटता है वो कहां से हटता है? बीटा। अच्छा सभी को पता है बेटा, जहां पर हमारे ग्रुप लगते हैं जिस कार्बन पर डायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं अल्फा, उसके बगल वाले को बोलते हैं वो बीटा, उसके बगल अगर कोई कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं गामा। तो अब अगर मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा रही हूँ, बेटा आगे थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ पर फिर से एक बार समझते हैं, क्योंकि ये थ्रू आउट द पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये दोनों रिएजेंट आपको कई बार मिलेंगे। बच्चे क्या मैं अपने अल्काइल हैलाइड को ऐसे लिख सकती हूँ? CH2H, एक H हमने यहाँ रख लिया, and CH2X, ये वही है, क्या है? हेलो इथेन, दो कार्बन है, हेलो इथेन। अगर मैंने यहाँ पर अल्कोहलिक KOH लिया तो बेटा मैंने क्या लिखा था? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसका मतलब है HX मॉलिक्यूल का हटना, और ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो ये रिएक्शन कैसी है? ये बीटा एलिमिनेशन कहलाती है बेटा। ये क्या है? बीटा एलिमिनेशन। बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन और X कहां से निकला है? अल्फा पोजीशन से, तो माइनस HX। इसको मैं नाम दूं तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है बच्चे? तो एक एक आप लोग यहाँ पर अभी से पहले चैप्टर से हेलो एल्केन से एक एक जो केमिकल
रिएक्शन का नाम है वो जानते हुए चलेंगे कि किसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, किसको बोलते हैं हैलोजनेशन, किसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन। तो ये सारी बातें जानते हुए चलेंगे। अब बेटे सबसे अच्छी बात बताओ, अगर ये यहाँ से HX मॉलिक्यूल हट गया तो यहाँ पर कार्बन की एक ये वैलेंसी फ्री हो गई, एक वैलेंसी ये फ्री हो गई, राइट। यहाँ पर कितनी वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर ये इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री, और ये क्या कर लेती हैं, सैचुरेटेड कार्बन से अनसैचुरेटेड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेती हैं। मतलब कि एलिमिनेशन के बाद तुमको यहाँ से क्या मिल रही है, यहाँ पर तुम्हें एथिलीन या एथीन या फिर एक एल्कीन तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। मतलब कि दो रिएक्शन आपने सीखी। अगर किसी जगह तुमने लिया होता एक्वस KOH तो सिर्फ क्या होता, OH सब्स्टिट्यूट कर देता इस X को, सिर्फ क्या होता, सब्स्टिट्यूशन होता, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होता, और तुम्हें क्या मिल जाता, CH3 CH2 एंड OH। अच्छे से इन दोनों रिएक्शन को नोट डाउन करें, अच्छे से इन दोनों रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे। ये पूरी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जितनी भी केमिस्ट्री आगे पढ़ने वाले हो कहीं ना कहीं ये बार बार तुमसे टकराएंगी। ऑफ कोर्स तुमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन में जब आप पढ़ते हो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ते हो फ्रॉम डीहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज में। बेटा इन प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जैसे मैंने अल्कोहल की प्रिपरेशन की वैसे ही ईथर की प्रिपरेशन, ईथर की प्रिपरेशन के लिए दो मेथड आपको बताए जाएंगे। कौन कौन से मेथड है देखते हैं। पहला मेथड है बाई ड्राई Ag2। अब यहाँ पर भी चौंकने की जरूरत नहीं, अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें दिखाया है, ये देखिए यहाँ पर बेटा अगर मैं बात करूं, ये देखिए यहाँ पर क्या मॉइस्ट Ag2 लिखा था, यहाँ पर मॉइस्ट Ag2 लिखा था क्या, यहाँ पर देखिए ये रिएजेंट मॉइस्ट Ag2 दिख रहा है आपको। जब मॉइस्ट Ag2 लिया था तो क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन हुआ था। ये क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे बेटा, OH लगा X हटा, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कुछ बताते हैं, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर बाई ड्राई Ag2। ओके चल बेटा मैंने लिया यहाँ पर CH3 CH2 एंड X। X तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, X तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक बार तुमने लेना है मॉइस्ट Ag2 जो अभी अभी आपने लिया, अभी मॉइस्ट सिल्वर का ऑक्साइड, और एक बार तुम्हें लेना है ड्राई Ag2। बेटा यहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट बिल्कुल अलग। जब तुमने मॉइस्ट Ag2 लिया तो तुम्हारे पास क्या बना था, अल्कोहल बना था, और जब तुम ड्राई लोगे तो तुम्हें मिलता है ईथर। तो तुम्हें एज इट इज इसको याद रखना है कि जब आप मॉइस्ट लेते हो तो अल्कोहल, और जब तुम ड्राई सिल्वर का ऑक्साइड लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर ईथर मिलता है। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से याद रखना है कि ईथर प्रिपरेशन में सबसे पहला है कि हम Ag2O से बना सकते हैं, और दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा विलियमसन सिंथेसिस, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये तुमको मिलेगा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और क्वेश्चन इससे डायरेक्टली पूछा भी जाता है। आपके बोर्ड लेवल की बात करें या कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस पूरा नाम अगर मैं बात करूँ तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, क्योंकि ईथर फॉर्मेशन में हम यहाँ पर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस, और बड़े अच्छे से सीखना, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। क्या बेटा विलियमसन सिंथेसिस, सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, हमें लेना होता है एल्काइल हैलाइड, हमें लेना होता है एल्काइल हैलाइड। RX लिया मैंने, और RX की रिएक्शन मैंने कराई रोना के साथ। अभी बिल्कुल चौंकने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगी कि रोना है क्या।
रोना है क्या? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल की प्रेजेंस में हम क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलता है? मुझे यहाँ से मिलता है ROR, मतलब ये ईथर। ये ईथर बेटा डिपेंड करेगा, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ईथर फॉर्मेशन होता है और साथ में मुझे मिलता है NaX। तो ये तो एक बेसिक सी रिएक्शन मैंने लिखी कि कितना हो रहा है, ठीक। अब मैंने जो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड लिया, कुछ पॉइंट है जिन्हें आप नोट करेंगे बेटा अच्छे से। बेटा ये एल्काइल हैलाइड कैसा हो? क्या ये एल्काइल हैलाइड कैसा भी हो सकता है? ये एल्काइल हैलाइड क्या कैसा भी हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजाइलिक, एराइलिक, विनाइलिक, कैसा हो सकता है? तो ये हमेशा एलिफैटिक 1 डिग्री होना चाहिए। प्राइमरी अमीन यहाँ पर सॉरी प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए, लेकिन देखो पहले लिखते हैं प्राइमरी हैलाइड्स होने चाहिए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होने चाहिए, ये कहना होना चाहिए प्राइमरी। अब हम बी की बात करते हैं। बी का मतलब ये रोना, पहले तो हम जान लें ये रोना है क्या। ये रोना है, पढ़ने का तरीका है बेटा, वैसे हम पढ़ते हैं इसको रोना। ये रोना है सोडियम का एल्कोक्साइड। ये है क्या वैसे? सोडियम एल्कोक्साइड, RONA। ये R कैसा भी हो सकता है। तो अब बेटा अगर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, वैसे ही रोना कैसा होना चाहिए? रोना में जो R एल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए बेटा? वो कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी 1 डिग्री। ये जो R है वो R कैसा हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजाइलिक, बेंजीन रिंग के साथ, एलाइलिक, कैसा भी हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब इस R के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कैसा भी हो सकता है। लेकिन जो हमने RX लिया है, ये जो हमने RX लिया है उसका जो R है वो हमेशा प्राइमरी हैलाइड ही होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मुझे ईथर फॉर्मेशन करना है तो RX पहला होना चाहिए। तो एक मेरे दिमाग में कुछ आता है, बुक में तो यही लिख रखा है कि प्राइमरी हैलाइड होने चाहिए। अब बेटा प्राइमरी हैलाइड में भी अगर मैंने तुमसे बोला कि चलो ये क्या प्राइमरी हैलाइड है, देखना देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अगर देखा जाए तो क्या ये 1 डिग्री हैलाइड है? यस, ये 1 डिग्री हैलाइड है। क्यों? क्लोरीन हमारा ऐसे कार्बन पर लगा है जो सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। लेकिन बेटा क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है? अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है, रेजोनेंस शो हो रहा है, तो भी हम उस प्राइमरी हैलाइड को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बेटा क्लोरीन के लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या यहाँ पर रेजोनेंस होगा? क्या ये कॉन्जुगेटेड है? अगर सिस्टम कॉन्जुगेटेड है तो भी हम उस प्राइमरी हैलाइड को नहीं ले सकते। दूसरा, जैसे मैंने बताया बेटा, सिमिलरली अगर मैंने लिया यहाँ पर हेलो बेंजीन, तो भी सेम सिस्टम बेटा कि यहाँ पर जो इसके लोन पेयर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये भी नहीं ले सकता, एंड यस ये 2 डिग्री है तो वैसे भी नहीं ले सकते। हाँ, अगर प्राइमरी है और कॉन्जुगेटेड है तो भी हम नहीं लेंगे। तो चलिए करेक्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट कि बच्चे बोलते हैं कि सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए। अब कोई तुमसे कहे कि प्राइमरी होना चाहिए तो आपके पास पूछने के लिए एक एग्जांपल है। अब बेटा देखो यहाँ पर प्राइमरी हो, यहाँ पर प्राइमरी हो, लेकिन साथ में एक चीज और आ गई कि कॉन्जुगेटेड ना, कॉन्जुगेटेड या रेजोनेंस में ना हो। तो ये बात अच्छे से रखेंगे यार। अब फिर से रिवाइज करते हैं कि विलियमसन के लिए मुझे क्या कंडीशन चाहिए। पहला, विलियमसन के लिए मुझे चाहिए एक एल्काइल हैलाइड व्हिच इज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बट नॉट इन कॉन्जुगेशन स्टेट। जो हैलाइड है उसके इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बेटर लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, मतलब क्लोरीन हट नहीं पाएगा। क्यों? उसके इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कहीं ना कहीं कॉन्जुगेटेड है। दूसरा, ये रोना
सोडियम अल्कोक्साइड कैसा भी हो सकता है, इसका R 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा भी हो सकता है। तो मुझे मिलता है यहाँ से ईथर। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ में बताती हूँ। ये दो कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक सिंपल सा एग्जांपल, मेरे पास है CS3 CS2 and Br which is simply a primary halide, primary alkyl halide। दिख रहा है ना प्राइमरी। वैसे मैं बोलूँ तो ब्रोमो इथेन, और मैंने यहाँ पर जो रोना है उसको ले लिया मैंने CS3 CS2 CS2O Na। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल मैंने ये रिएक्शन करवा दी। क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, Br और Na पूरा पूरा निकल जाएगा और जितना बचा हो तुमको सिर्फ ऐड कर देना है और तुम्हें ईथर मिल जाएगा। देखो यहाँ से बचा CS3 CS2, बेटा ये बचा O C2H5 सॉरी CS2, 3 कार्बन है इस साइड CS2 and CS3। क्या कोई मुझे इस ईथर का नाम बता सकता है? पहली बात, क्या ये सिमेट्रिकल है? बेटा ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट आपने बनाया है क्या ये सिमेट्रिकल है। डू लेट मी नो बेटा इन कमेंट बॉक्स, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, आपने बताना है। और दूसरा बेटा कि व्हाट विल बी द IUPAC नेम, क्या है इसका IUPAC नेम। तो दो क्वेश्चन आपके लिए। इसी के साथ ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, यहीं पे बाइंड करते हैं। लेक्चर नंबर 6 आपको जल्द मिलेगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और अमेजिंग सी प्रॉपर्टीज और विलियमसन सिंथेसिस के कुछ और एग्जांपल्स। सो RT अकेडमी को ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। टाइम दीजिए, अगर आप यहाँ पर टाइम देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहूंगी कि तुम्हारा बहुत से टॉपिक तुम्हें डीप नॉलेज होगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बाकी के अदर सब्जेक्ट हो। सो थैंक यू सो मच।